Hello, boys and girls. Welcome to Dakshinai Classroom. Again, you're welcome here. A lot of welcome, and with full focus and attention, we'll be starting with the fourth number of lecture of this chapter, the chemical coordination and integration. चौथा lecture हम control सॉरी विल स्टार्ट विद दिस पोर्शन जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था बेटा पिट्यूटरी से. पिट्यूटरी की डिटेल्स हम लोग इस लेक्चर के अंदर करेंगे. पिट्यूटरी एग्जैक्टली क्या है, उसके हार्मोन्स क्या है. तो आओ सारा स्ट्रक्चर पिट्यूटरी का, उसके हार्मोन्स को तसल्ली से एक एक वर्ड अच्छे से समझते हैं, कंप्लीट कर डालते हैं आज के इस लेक्चर में. आज का लेक्चर है बेटा पिट्यूटरी. पिट्यूटरी में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी डायरेक्टली कनेक्टेड है. हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जाता है जिसको इन्फेंटिबुलम कहते हैं, और उससे पिट्यूटरी कनेक्टेड होती है. पिट्यूटरी का एक अगला हिस्सा है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक पिछला हिस्सा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस. नाम इनका इस बेसिस पे दिया हुआ है कि अगर कोई न्यूरोनल पाथवे से है तो न्यूरो हाइपोफाइसिस नाम दे दिया गया. एडिनो मतलब आगे होता है, इस तरीके से नाम दिया गया. हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम दोनों को करता है कनेक्ट. ये जो पिट्यूटरी है, इस पिट्यूटरी के एडिनो हाइपोफाइसिस के एंटीरियर पिट्यूटरी के दो पार्ट्स हैं. एक सबसे आगे वाला पार्स डिस्टालिस, एक बीच वाला पार्स इंटरमीडिया, और जो सबसे पीछे वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है बेटा उसको पार्स नर्वोसा कहते हैं. अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे गौर करने में मालूम लगेगा न्यूरो है, नर्वोसा है, दोनों एक ही तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी न्यूरल कनेक्शंस के थ्रू जुड़ा हुआ. इतना आप समझ सकते हैं. तो आज आपको इन सब चीज़ों की डिटेल्स देखना है. आज आपको पढ़ना है कि पूरी की पूरी कहानी एग्जैक्टली चलती कैसी है. आज आपको ये पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया से लेनी है. तो क्या कहानी पूरी की पूरी करते हैं, चलो मेरे साथ मिलके शुरू करने में सबसे पहले बेटा ये आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊंगा. इस डायग्राम में आप सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन देखेंगे कि ये आपके पास ये और ये जिनको मैं टिक कर रहा हूँ ये अपने पास न्यूक्लियाई है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की सेल बॉडीज है. इन्होंने सिक्रेशन डाली और यहाँ पे ब्लड को दे दिया, यानी यहाँ पे हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है. तो उधर ये जो आपके पास हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है, ये हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम हमारे पिट्यूटरी के अगले हिस्से एंटीरियर पिट्यूटरी को कनेक्ट करता है, और ये एक मेन फंक्शन है. इनफैक्ट अगर आप पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो पूरी की पूरी पिट्यूटरी के स्ट्रक्चर में जो मेन काम है ना, वो मेन काम किसको मिला है बेटा, एडिनो हाइपोफाइसिस को मिला है. जो बाकी बचा कुचा थोड़ा बहुत का काम है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है, और इस काम को भी हम थोड़ी देर में अंडरस्टैंड कर लेंगे. यहाँ पे फोकस करने वाली बात ये है बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी की. थोड़ा सा अगर आपको लास्ट टाइम याद आया तो हमने लास्ट वाली क्लास में किया था कि यहाँ से ये वाले हार्मोन्स बनाएगा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ये वाले एक्शन करेगी. ये बात सही है. तो कैसे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कैसे काम करती है इसको चलो देखते हैं. देखो यहाँ पे इधर है भाई हमारा हाइपोथैलेमस. ये हाइपोथैलेमस इस तरीके से पिट्यूटरी से दो हिस्सों में कनेक्टेड है. सबसे पहला हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम और न्यूरोनल पाथवे. पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, इतना आता है. ओके, अब यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी नाम करता हूँ. तो बेटा यहाँ से हाइपोथैलेमस ने यहाँ से यहाँ तक भेजे रिलीजिंग हार्मोन कॉमा इनहिबिटिंग हार्मोन. इन दोनों में से कोई भी भेजा. वो जो 6 कैटेगरीज देखी थी उनमें से सब में रिलीजिंग हार्मोन भी थे और कुछ में इनहिबिटिंग हार्मोन थे, वो यहाँ भेजे. पिट्यूटरी इसके रिस्पॉन्स में क्या करती है, इन हार्मोन जो पीछे से आ रहे हैं प्रोड्यूस न्यू हार्मोन्स, नए हार्मोन्स पिट्यूटरी बनाते हैं. नए हार्मोन्स जैसे अब देखते रहिएगा यहाँ पे बेटा ग्रोथ हार्मोन GH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे प्रोलैक्टिन, जैसे थायराइड, लिखता हूँ मैं पूरा नाम, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नाम पे फोकस करना. एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन
गोनाडोट्रोफिन्स। 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज थी, कर लिया। तो पिट्यूटरी ने ये 6 कैटेगरीज के हार्मोन्स बनाए। हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं, ठीक बेटा। अब इन 6 कैटेगरी में क्या पूरी की पूरी गेम है, यहाँ पे मेरे साथ फोकस करो। ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स ऑन बॉडी, स्टिमुलेट ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन बॉडी पे काम करेगा, ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन स्किन सेल्स। स्किन सेल्स में मेलानोसाइट्स, और ये स्किन के पिगमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं। प्रोलैक्टिन एक्ट्स ऑन mammary glands to produce milk। तो बेटा आप इन तीनों कैटेगरीज को अच्छे से देखो। मैं यहाँ पे आपको 3 कैटेगरीज दिखाना चाह रहा हूँ। इन तीनों कैटेगरीज को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। इन तीनों कैटेगरी में क्या हुआ कि पहले हाइपोथैलेमस ने कुछ हार्मोन यहाँ दिए, पिट्यूटरी ने उनके रिस्पॉन्स में ये हार्मोन्स बनाए। ये हार्मोन्स में से ग्रोथ हार्मोन ने बॉडी पे काम किया, एमएसएच ने अगेन बॉडी के सेल्स पे काम किया, मेमोरी ग्लैंड्स यानी बॉडी का पार्ट ही है, प्रोलैक्टिन ने उसने काम किया। यानी ये तीनों हार्मोन्स एक्ट ऑन बॉडी डायरेक्टली। समझिए, एक्ट ऑन बॉडी डायरेक्टली, सिंपल कहानी डन। बाकी जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं इनका फंक्शन अब आपको लिख के समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से फोकस करना। इसका फंक्शन है एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक अलग एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंड हेल्प्स टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन। क्या बनाने में मदद कर रहा है? थायरॉक्सिन। बेटा आपने थायरॉक्सिन नाम सुना है आपने पहले कभी? थायरॉक्सिन एक हार्मोन है ना, समझाता हूँ, लिखने दो मुझे। नेक्स्ट नाम है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसको देखो, एक्ट्स ऑन कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक एल्डोस्टेरोन, cortisol, etc. गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स किसने बनाए? पिट्यूटरी ने। गोनाडोट्रोपिन्स का बेटा एग्जाम्पल होता है, गोनाडोट्रोपिन्स 2 टाइप के होते हैं, एक FSH और एक LH। ये 2 अलग अलग गोनाडोट्रोपिन्स हैं। ये FSH और LH क्या काम करते हैं? दे एक्ट ऑन गोनाड्स and help to produce testosterone, progesterone, estrogen। अब तुम कुछ हिस्से, कुछ पॉइंट मेरे साथ फोकस करना, आपको ना कुछ नई बात पता लगेगी। जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जरा इनको अच्छे से देखो। यानी क्या है पूरी की पूरी कहानी, अच्छे से अगर फोकस करोगे तो आपको मस्त समझ आएगा। हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी पे काम किया, एंटीरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है, पोस्टीरियर को भी मैंने साइड रख दिया। हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर कुछ हार्मोन्स रिलीज करवाए। इन हार्मोन्स से कुछ असर हुआ। पहले 3 कैटेगरीज डायरेक्टली बॉडी के सेल्स के ऊपर काम करती है और उनकी फिजियोलॉजी को इफेक्ट करती है। ये स्टेटमेंट हमें अच्छे से क्लियर होता है। बाकी 3 कैटेगरीज को देखो बेटा, दिस और दिस, ऑल दीज 3 कैटेगरीज, इन कैटेगरीज के हार्मोन्स दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर असर करते हैं, नॉर्मल बॉडी पे नहीं, एंडोक्राइन ग्लैंड पे। दैट मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज नॉट एक्टिंग ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बट एक्टिंग ऑन अ स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड। Adrenocorticotropic hormone is acting on a specific endocrine gland. Gonadotrophins are acting on a specific endocrine gland. ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके ऊपर काम करेगा? इट इज एक्टिंग ऑन थायराइड ग्लैंड। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इज एक्टिंग ऑन एड्रिनल ग्लैंड। आपके पास गोनाडोट्रोफिन्स आर एक्टिंग ऑन गोनाड्स, जो अगेन एक एंडोक्राइन ग्लैंड है।
और अब जब थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये TSH जो लिखा है ना, नाम देखो पूरा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक हार्मोन है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ताकि क्या बन सके, थायरॉक्सिन। यानी हाइपोथैलेमस के हार्मोन ने पिट्यूटरी से हार्मोन बनवाया, पिट्यूटरी के हार्मोन ने थायराइड से हार्मोन बनवाया, और थायराइड का हार्मोन तब जाके बॉडी के ऊपर असर कर पाता है। दैट मीन्स अगर मैं अब लिखूं तो यहाँ ये अब क्या करेंगे, एक्ट ऑन बॉडी हेयर। अब यहाँ पे एक्ट ऑन बॉडी डायरेक्टली, यहाँ पे ये TSH, ये लाल में लिखे वाला बॉडी पे डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है, ये वाले थायरॉक्सिन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, कॉर्टिसोल, ये एल्डोस्टेरॉन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। कैन यू अंडरस्टैंड एक्स्ट्रा स्टेप ऊपर वाले और नीचे वाले के कंपैरिजन में? दिस is what is happening with the complete pituitary। क्या अगर आपको ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ अभी शायद आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, बट ये पूरी कहानी जो मैंने 10 से 12 मिनट लगा के बेटा आपको समझाई है ना, ये वाली कहानी आपको क्लियर हो गई तो आपको ना कभी हाइपोथैलेमस और ना ही कभी पिट्यूटरी, कभी भी डाउट भी नहीं होगा। ये पोर्शन इतना सिंपल है, तो इस पोर्शन को अच्छे से समझना बेहद जरूरी है। मैं आप लोगों को क्या रिकमेंड करता हूँ, बेटा ये वीडियो यहीं पॉज करो और शुरुआत से देखो। जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो जब मैं यस बोल दूंगा तब आप करना। तो इस पूरी वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करना, यहीं पे पूरा का पूरा देखना। समझ गए? आप दोबारा से शुरुआत से, इस लेक्चर की शुरुआत से वीडियो देखिएगा। अब आपको जैसे जैसे, क्योंकि मैं सब कुछ लिख चुका हूँ ना, अब आपको लिखा हुआ ऑलरेडी आता है, अगली बार देखते देखते आपको याद भी हो जाएगा। इतना आप समझ गए? तो यस गो। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो रिपीट कर ली है, आपको चीज़ें याद हो चुकी हैं। तो अब आप मेरे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड की डिटेल्स को रीड करने के लिए तैयार हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की डिटेल्स को बेटा स्टडी करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, कैसा होता है, क्या काम होता है, अब आगे देखते हैं। पॉइंट इज, पिट्यूटरी ग्लैंड अब इनफंडिबुलम से निकल रहा है। ये हाइपोथैलेमस, इससे इनफंडिबुलम, इससे इस तरीके से इनफंडिबुलम था, और यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड लगा हुआ था। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में ना स्फेनॉइड बोन, कौन सी, स्फेनॉइड बोन, उसके अंदर ऐसा डिप्रेशन बना होता है, ऐसा डिप्रेशन। तो स्फेनॉइड बोन के पास ऐसा डिप्रेशन है, और ये अगर पिट्यूटरी ग्लैंड है तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे पड़ा है। यानी स्फेनॉइड बोन की जो डिप्रेशन है, जो कैविटी है, उसके अंदर बैठा है, और उस कैविटी को हम कहते हैं सेला टर्सिका। क्या कहते हैं? सेला टर्सिका। So sella turcica is the cavity, is the depression within the sphenoid bone, जहाँ पे हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड आके बैठा हुआ है। पहला पॉइंट डन। It is connected by hypothalamus by a stalk-like structure called as infundibulum. Second point done. It is called as a master endocrine gland. अब इस सेंटेंस को आप समझेंगे। हमने पिट्यूटरी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोला, ऐसा क्यों? देखिए बेटा, आपकी बॉडी में जब आप इस वाले डायग्राम में देखते हैं, जरा इस वाले डायग्राम में सारा का सारा, इसको मैं क्लीन कर दूं एक बार, फिर आप देखना। इस वाले डायग्राम में आप जरा मुझे देख के बताते रहो, क्या थायराइड, पैराथायराइड पिट्यूटरी से इफेक्ट होता है? यस। क्या एड्रिनल ग्लैंड पिट्यूटरी से इफेक्ट होता है? यस। क्या टेस्टिस एंड ओवरीज पिट्यूटरी से इफेक्ट होते हैं? यस। क्या पैनक्रियाज भी पिट्यूटरी से इफेक्ट होता है? यस। थाइमस भी पिट्यूटरी से इफेक्ट होता है? यस। ये सब चीजें पिट्यूटरी से इफेक्ट होती हैं। तो इन सब का असर कैसा होगा, ये कौन कंट्रोल करेगा? पिट्यूटरी कंट्रोल करेगा, क्योंकि पिट्यूटरी इन सब को एक अपना एक रोल दे रहा है, पिट्यूटरी इन सब को गवर्न कर रहा है। इसलिए जो है बेटा, हम लोग इस पिट्यूटरी को क्या कह देते हैं? इस पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर ग्लैंड कह देते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको क्या कहते हैं? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। किसको कहते हैं? पिट्यूटरी को। क्यों कहते हैं, समझे? इसलिए कहा क्योंकि ये बाकी चीजें सब की सब किससे इफेक्ट हो रही हैं? पिट्यूटरी से इफेक्ट हो रही हैं। अब पिट्यूटरी को ऊपर और कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस को आप प्रिंसिपल बोल दो, या हाइपोथैलेमस को बोल दो मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल फिर टीचर्स फिर स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इन सबको स्टूडेंट्स मान लूंगा तो ये हमारे भैया टीचर हो गए और ये हमारे हो गए प्रिंसिपल, या फिर एग्जैक्टली इसको बोलता मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपको ये सेंटेंस समझ आया कि क्यों मैंने इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोला? यस।
अब देखो, स्मॉलेस्ट साइज में बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में साइज बेहद छोटा है। इसके पार्ट्स हैं बेटा एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि एडिनोहाइपोफाइसिस एंडोडर्मिस का पार्ट है बेटा, एंडोडर्मिस का, न्यूरोहाइपोफाइसिस एक्टोडर्मल। लगता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड तो हमारे पास नर्वस सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, बट नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एंडोडर्मस एंड एक्टोडर्मल सिचुएशन है। मस्ट यू नो दिस थिंग, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ग्लैंड, और क्या बोला था, एंडोक्राइन ग्लैंड। और अगर आपको थोड़ा सा याद है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स होता है कि नहीं होता है? अगर ये मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स है तो प्रैक्टिकली में क्या ये बोलना सही होगा कि ये आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड एपिथेलियल सेल्स की मॉडिफिकेशन से बना है? यस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक नर्वस न्यूरल टिश्यू का नहीं बना है, एक एपिथेलियल सेल्स मॉडिफाई होकर पिट्यूटरी ग्लैंड बना लिए। क्या ये स्टेटमेंट बोलना हमारे लिए सही होगा? तो आप बोलोगे 100% करेक्ट, ये स्टेटमेंट बोलना बिल्कुल सही होगा। दैट मीन्स हमारी कहानी डन होगी ना बेटा, समझे तो मेरी बात? तो यानी आपको ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए कि हाइपोथैलेमस के अलावा बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस के अलावा बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं, सब मॉडिफिकेशन है एपिथेलियल टिश्यू की। डन? क्लियर? इसकी डिराइवेशन कहाँ से हुई याद कर लेना। हाइपोफिजियल स्टॉक है, इन्फंटिबुलम कहते हैं। अगला हिस्सा पूरा का पूरा जिसको हाईलाइट करके लास्ट क्लास में बताया था, एडिनोहाइपोफाइसिस या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी। दो हिस्से हैं, आगे वाला पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, पीछे वाला पार्स नर्वोसा। इतना क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है? अब यहाँ पे करना है हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी, क्योंकि बेटा पिट्यूटरी के मैं आपको हॉर्मोन्स एक तरीके से करवा ही चुका हूँ, तो अब इन हॉर्मोन्स की हमें डिटेल पे तो जाना ही है, लेकिन कुछ और पॉइंट समझने। यहाँ पे मैं आज आपको एक वर्ड बोलना चाहता हूँ, ट्रोफिक या फिर इक्वल टू ट्रोफिन। ये दोनों वर्ड्स आपको कहीं पर भी आते हैं, तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है समझना अच्छे से। ये ट्रोफिक और ट्रोफिन वर्ड बेटा कहीं पे भी आता है तो इनका एक बेसिक मतलब होता है टू एनहांस एक्टिविटी और टू एनहांस ग्रोथ। सिंपल। तो अगर मैं कहीं पर भी वर्ड देता हूं ट्रोफिक या ट्रोफिन, तो अगर मेरे पास एक हार्मोन है जिसके पीछे ट्रोफिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ट्रोफिक लिखा है या ट्रोफिन लिखा है, तो ऐसा हार्मोन किसी चीज की एक्टिविटी को एनहांस करेगा, किसी चीज की एक्टिविटी को एनहांस करेगा। तो अब अगर ये बात आप समझते हो तो जरा फोकस कीजिएगा बेटा, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो ये ट्रोफिक हार्मोन किसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहा है? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को। एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स, तो एड्रिनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को ये इनहैंस कर रहा है, इसलिए वर्ड ट्रोफिक यूज हुआ। नेक्स्ट देखो गोनाडोट्रोफिन, यहाँ पे वर्ड ट्रोफिन यूज कर लिया। तो अगर मैं आपसे वर्ड कहता हूँ ट्रोफिन, तो ट्रोफिन क्या काम करता है बेटा? ट्रोफिन भी ट्रोफिक का मतलब एक स्टिमुलेट करना। तो देखो आप गोनाड्स की एक्टिविटी, गोनाड्स अपनी एक्टिव, देखो टेस्टिस स्पर्म्स बनाते हैं, ये सबको मालूम है। टेस्टिस स्पर्म्स बनाते हैं क्योंकि टेस्टिस के ऊपर एक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन, तो गोनाड्स की एक्टिविटी स्टिमुलेट हो रही है ना। और गोनाड्स को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए कौन हेल्प करता है? FSH और LH। सिंपल। इतना बेटा अपने को क्लियर हुआ? इतनी बात हमारी क्लियर हुई। उसी तरीके से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी मैं ट्रोफिक हार्मोन कह सकता हूँ। ओके, क्या ग्रोथ हार्मोन को ट्रोफिक हार्मोन कह सकता हूँ? कैसे? ये एक्ट ऑन बॉडी में स्टिमुलेट ग्रोथ, तो ग्रोथ हार्मोन भी हमारा ट्रोफिक हार्मोन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन को मैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल सकता हूँ, ट्रोफिक हार्मोन बोल सकता हूँ। क्या ये मेमोरी ग्लैंड से उनकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करा रहे हैं? यस। क्या ये स्किन सेल से मेलानिन का सिमुलेशन को सिक्रीट करा रहे हैं? यस। यानी मेलानिन स्किन सेल से ज्यादा मेलानिन बनाए, ये MSH हेल्प कर रहा है। तो बात मुद्दे की बेटा ये है कि अगर आप बोलें कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स और ट्रोफिक हार्मोन्स, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। क्या कहता हूं मैं? यहाँ पे जरा फोकस कीजिएगा बेटा, मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी आर ट्रोफिक हार्मोन्स। कैसे होते हैं ट्रोफिक हार्मोन्स? क्या काम है? दे स्टिमुलेट either
ग्रोथ और एक्टिविटी ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी के हिस्सों की या तो ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे या एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेंगे, चाहे वो बॉडी का पार्ट कोई ग्लैंड हो, चाहे वो अपने आप बॉडी के नॉर्मल सेल्स ही क्यों ना हो। तो ये काम ट्रोफिक की वजह से हो जाता है। तो बोलो बात क्लियर हुई? यहाँ पे डंडन आर्डर मस्त क्लियर हुआ ना? अगर मस्त क्लियर हो तो हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी को देखते हैं। बेटा पिट्यूटरी के हार्मोन्स, चलो अच्छा एक और चीज तुम्हें करानी है। ऐसा है कि यहां पर हाइपोथैलेमस, मैंने इस वाले डायग्राम में तुम्हें एंटीरियर पिट्यूटरी तो समझा दिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पेंडिंग है ना, यही पोस्टीरियर पिट्यूटरी यहां पे करा। हाइपोथैलेमस क्या करता है, इस तरीके से एक न्यूरल पाथवे से, न्यूरोनल पाथवे से, इस न्यूरोनल पाथवे से ये पिट्यूटरी के किस चीज से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कनेक्टेड है। किससे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कनेक्टेड है। इतना हमें समझ आता है बात। तो अब क्या होता है ना बच्चे, हाइपोथैलेमस में जो न्यूक्लियाई होता है, कौन? न्यूक्लियाई प्रोड्यूस न्यूरो हार्मोन। ये बात अपने को समझ आती है। और हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई न्यूरो हार्मोन्स बनाती है। कुछ न्यूरो हार्मोन्स तो इस तरीके से हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम से आगे जाके असर दिखाते हैं। बाकी कुछ न्यूरो हार्मोन्स, दो अलग अलग न्यूरो हार्मोन्स बनते हैं, नाम सुनना, ऑक्सीटोसिन एंड वसोप्रेसिन। ये हमारे दो न्यूरो हार्मोन्स हैं। ये कहाँ पर बन रहे हैं बेटा? ये बन रहे हैं आपके हाइपोथैलेमस में। ये ट्रांसपोर्ट होते हैं टू पिट्यूटरी, ध्यान से रखना, ट्रांसपोर्टेड टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहाँ पे ट्रांसपोर्टेड हुए? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंड ट्रांसपोर्ट होने के बाद एंड स्टोर्ड हियर। आपने एक चीज का डिफरेंस देखा, जब हाइपोथैलेमस ने हार्मोन्स बनाए, न्यूरो हार्मोन्स, तो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू वो पिट्यूटरी पे पहुंचे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और वहां पर उन्होंने पिट्यूटरी में बैठे हुए एंडोक्राइन सेल्स को कहा कि तुम अलग हार्मोन बनाओ। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यहां से निकला और यहां से पिट्यूटरी से उसने ग्रोथ हार्मोन बनवा दिया। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन निकला और वहां से उसने एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकला और इसने यहाँ पे एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन बनवा दिया। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन निकला और इसने यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन्स बनवा दिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप न्यूरोनल पाथवे की बात कर रहे हो तो यहाँ इस पाथवे से आने वाले कोई हार्मोन इनिबिटिंग रिलीजिंग नहीं है, वो बने बनाए एकदम बढ़िया से काम करने वाले हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वसोप्रेसिन। ये वहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं। तो मैं अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछता हूं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद ब खुद कोई हार्मोन बना रहा है, तो आंसर होगा नो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद से कोई भी हार्मोन नहीं बना रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनफैक्ट उल्टा हार्मोन को बेटा कर रहा है स्टोर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या कर रहा है? हार्मोन को स्टोर कर रहा है। कौन से? ऑक्सीटोसिन एंड वसोप्रेसिन। इन दोनों को पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर कर रहा है और स्टोर करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रख रहा है। और इसके बाद क्या होता है? रिलीज when required, release when required। आपने बात यहां पे समझ आई? release when required। तो अब यहां पे जरा दो वर्ड्स पे फोकस करो बेटा, secrete and release। क्या होता है दोनों का मतलब? secrete का मतलब होता है to produce and release, यानी सिक्रीशन अगर आपके पास वर्ड आ गया तो प्रोडक्शन अगर कहीं पर होगी तो वर्ड आप सिक्रीट यूज करोगे। और सिंपल रिलीज का मतलब होता है टू रिलीज व्हाट एवर वाज स्टोर्ड, जो भी चीज भर दी गई थी। तो यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। ये स्टेटमेंट, ये दोनों वर्ड्स अगर आपको क्लियर है तो पेपर में इन दोनों वर्ड से एसोसिएटेड कोई कंसेप्चुअल गलती आप लोग कभी नहीं करके आएंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, आप सिक्रीट और रिलीज का रेलेवेंस समझ के रखें। आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई? आप सिक्रीशन और रिलीज का रेलेवेंस अच्छे से समझ गए, आपकी कहानी यहाँ पे एक उसमें कंप्लीट हो जाएगी। आप इस क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करेंगे।
तो आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी का इंतजाम भी अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी। हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोफिन बोला है, सोमैटोट्रोफिन, सोमैटोस्टैटिन नहीं। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को सोमैटोस्टैटिन बोलते थे, नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोफिन बोलते हैं। और ये क्या करता है, बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, बोन की ग्रोथ को, मसल की ग्रोथ को करता है बेटा ये स्टिमुलेट। कौन? हमारा ग्रोथ हार्मोन। इतना ना? ओके। सिक्रीशन, अगर आपके पास शरीर में बेटा हार्मोन बनता है तो हमें डेफिनेशन में बनाया था कि जो हार्मोन्स होते हैं ना वो ना एक ट्रेस अमाउंट्स में बनते हैं। याद आया आपको? हार्मोन ट्रेस अमाउंट्स में बनते हैं, यानी बहुत कम मात्रा में बनते हैं। हार्मोन की इतनी सी बहुत थोड़ी सी मात्रा भी हमारे लिए काफी होती है। आपके शरीर में बहुत ही नाप तोल के आप हार्मोन बनाओगे, जरूरत से ज्यादा भी नहीं बनाओगे और जरूरत से कम भी नहीं बनाओगे, बहुत ही नपी तुली क्वांटिटी में आप हार्मोन सिंथेसाइज करते हो इन द ह्यूमन बॉडी। यानी आप एक्स्ट्रा या डेफिशिएंसी नहीं चाहते। तो अब हार्मोन्स के साथ हमारे शरीर में दिक्कत मालूम कब आती है? तब आती है जब आप किसी चीज को एक्स्ट्रा में बना देते हो या बेटा किसी चीज को डेफिशिएंसी में बना देते हो। तो जब आप एक्स्ट्रा या डेफिशिएंसी अगर कुछ भी करते हो तो जाहिर सी बात है बॉडी में तो डिसऑर्डर्स होंगे ना, क्योंकि नॉर्मल केस में वो कभी भी एक्स्ट्रा या डेफिशिएंट नहीं होने चाहिए थे। यहाँ पर वो एक्स्ट्रा और डेफिशिएंट हो रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम आएगी। क्या? सिक्रीशन अगर एक्सेस होगा तो अगर बचपन से, चाइल्डहुड से एक बच्चा पैदा हुआ और उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत बहुत जबरदस्ती बहुत अच्छे खासे अमाउंट के अंदर बनते जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन को बेटा हम जाइजेंटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म की मैं आपको फोटोज थोड़ी देर में दिखाऊंगा। इसके अंदर आई जस्ट टेक आउट द फोटोज एंड शो यू। जाइजेंटिज्म के केस में आदमी का हाइट और बॉडी का साइज बेहद बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसको हम जाइजेंटिज्म कहते हैं। मतलब आदमी 8 साढ़े 8 फुट का होता है, इतना बड़ा आदमी होता है, जाइजेंटिज्म। नेक्स्ट चीज एडोलेसेंस। नॉर्मल आपकी 17-18 साल की जितनी तुम्हारी उम्र है बेटा हो गया। अब इस उम्र के बाद हाइट आप समझो कि एडोलेसेंस तक पहुंच गए, 17-18 साल की उम्र तक पहुंच गए। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन बढ़ना शुरू हुआ। मुद्दे की बात बेटा ये है कि ग्रोथ हार्मोन आपकी बोन्स पे काम करता है और बोन्स को इलोंगेट करता है। जब आप 17-18 साल की उम्र में पहुंच जाते हो ना तो बोन्स अपनी जितनी मैक्सिमम इलोंगेशन कर चुके थे कर लेते हैं। 90 या 85% ऑफ ग्रोथ ऑफ द हाइट 18 तक की एज में हो जाती है। 18 से लेकर 25 तक थोड़ी थोड़ी और एक्स्ट्रा ग्रोथ हो सकती है, 25 के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती। तो आप ये सोचो कि आप 18-19 साल के हो चुके हो, अब जाके ग्रोथ हार्मोन ज्यादा से ज्यादा बन रहा है। तो ग्रोथ हार्मोन तो मुझे पता है बोन्स पे काम करता है। यस, ग्रोथ हार्मोन बोन्स के ऊपर काम करता है। तो जब बेटा ग्रोथ हार्मोन बोन्स के ऊपर काम करता है ना तो बोन्स में अब जगह है ही नहीं ग्रोथ के लिए। तो आप ये जो आदमी का फेस होता है ना, ये फेस और बड़ा होने लगता है। आपने ग्रेट खली को देखा है, जिसको ग्रेट खली रेसलिंग में आता है। ग्रेट खली का फेस ना एक नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन और ज्यादा है। उसकी बॉडी के कंपैरिजन में उसका ये वाला पोर्शन देखना, जो चिन है काफी लंबी सी लगती है। इसका कारण उस व्यक्ति को प्रॉब्लम है एक्रोमेगैली की। किसकी प्रॉब्लम है? एक्रोमेगैली। पॉइंट इज व्हाट इज एक्रोमेगैली? एक्रोमेगैली एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर जो फेस का साइज होता है वो जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसको हम क्या टर्म करते हैं? एक्रोमेगैली। इतना डन। तो अगर एक्सेस में ग्रोथ हार्मोन आया तो हमें ये दोनों प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? अगर चाइल्डहुड में एक्सेस है तो जाइजेंटिज्म का प्रॉब्लम है, अगर एडोलेसेंस में एक्सेस है तो एक्रोमेगैली का प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाती है। नेक्स्ट देखो डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी यानी कमी। डेफिशिएंसी यानी कमी। अगर शरीर में कम बन रहा है, जरूरत जितनी है उससे भी कम बन रहा है तो बौनापन आता है, ड्वार्फिज्म कहते हैं। जिनको हम बौने कहते हैं वो बन जाते हैं, हाइट छोटी सी रह जाती है, उनको ड्वार्फिज्म कहते हैं। फोकस करना वर्ड पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। बेटा यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा है इसलिए व्यक्ति ड्वार्फिज्म है। तो ऐसे लोगों को पिट्यूटरी ड्वार्फ कहते हैं। जो पिट्यूटरी ड्वार्फ है तो वो क्यों ड्वार्फ है? उनका हाइट छोटा क्यों रह गया? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बना कम। सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की प्रॉब्लम है। बाकी हार्मोन बॉडी में मस्त बन रहे हैं, जैसे नॉर्मल बनता है वैसे बन रहे हैं, लेकिन ग्रोथ हार्मोन कम बनता है। तो इसके इफेक्ट में क्या होता है? व्यक्ति की नॉर्मल इंटेलिजेंस, ऐसा नहीं है कि जो बौना आदमी है वो दिमाग से पागल है, ऐसा नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। जैसे नॉर्मल इंसान वैसे। नॉर्मल फर्टिलिटी, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यस। क्या उनके बच्चे हो सकते हैं? बिल्कुल यस। ऐसे लोगों को मिडजेट्स कहते हैं। साइज छोटा होता है, आपकी कमर तक आते हैं, थोड़ा सा ऊपर तक, हाइट बहुत छोटी होती है। बौने लोग पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, बेटा इसको हम स्पेसिफिकली करते हैं टर्म।
यहाँ तक आप समझ पाए? ये था, आपने बात करी पूरे के पूरे ग्रोथ हार्मोन की। नेक्स्ट हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जायज सी बात है, नाम पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ आएगा किसको स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। बेटा ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, फिर थायराइड ग्लैंड अपने से थायरॉक्सिन बनवाता है, तो ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्रोथ को और सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन को हम लोग क्या नाम देते हैं? थायरॉक्सिन। क्या नाम देते हैं? थायरॉक्सिन। यानी क्वेश्चन, आपकी बॉडी में क्या होता है? थायरॉक्सिन की कमी है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपकी मतलब किसी भी पेशेंट की बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी है, तो थायरॉक्सिन ज़्यादा बनाना है, तो इस थायरॉक्सिन की कमी को डिटेक्ट किया जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड जब उसकी कमी को डिटेक्ट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड TSH बनाएगा, क्योंकि ज़्यादा TSH से थायरॉक्सिन बनाने वाला ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट होगा और ज़्यादा थायरॉक्सिन बनाएगा। तो अगर मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनाता हूँ, इन केस ऑफ deficiency of thyroxine in the body, which of the following hormones or which of the following glands should be actively working? एक्टिवली वर्किंग पे हम कहना चाहिए अल्टीमेटली पिट्यूटरी, क्योंकि पिट्यूटरी बनाएगा TSH थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा, तब जाके वो थायरॉक्सिन बनाएगा। तो अल्टीमेट यानी टॉप मोस्ट काम करेगा आपके पास पिट्यूटरी। नेक्स्ट कॉर्टिकोट्रोफिन। ध्यान से देखो, कॉर्टेक्स, ट्रोफिन स्टिमुलेट करने वाला, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिन, ACTH भी बोल सकते हैं बेटा, स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये दो नाम बड़े अजीब अजीब दे दिए मैंने आपको। मैंने कहा कि जब ACTH काम करता है तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बनवाता है। बेटा व्हाट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल में अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल ऐसी कैटेगरी में आता है, उस कैटेगरी को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड को एक ऐसी कैटेगरी बोलते हैं जिसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। क्यों इनको ये पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं सब समझाऊंगा। एक रत्ती भर भी टेंशन मत रखना अपने मन में, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग, और इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको डाउट और टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको मेरा समझाया हुआ एक बार अगर समझ आ गया ना बेटा, आपको सीधी सी बात बोल रहा हूँ, समझाया हुआ अगर आपको समझ आ गया तो आप बायो में कभी परेशान नहीं होगे। कंसेप्ट से हम बायो सीखेंगे। मैंने हमेशा बायो ऐसे ही पढ़ाई है और मेरे से पढ़ के जाने वाला बच्चा कभी भी परेशान नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा कंसेप्ट करवाया, रटवाया नहीं। आपको मैं सिर्फ लिखवा नहीं दूंगा कि बेटा मैं समझा दूं, बोलते रहूंगा तुम लिखते रहो, काम खत्म। नेवर। आई मेक इट श्योर दैट यू रीड, दैट यू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल पॉइंट। हर एक वर्ड का मतलब तुम सीखो, तब जाके तो काम बनेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बेटा गोनाडोट्रोफिन्स। नाम पढ़ो, ट्रोफिन्स या ट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोफिन्स या ट्रोपिन नाम लिखूंगा तो जाहिर सी बात है किसको एक्टिवेट करेंगी या किसको स्टिमुलेट करेंगी? गोनाड्स को। गोनाड्स टेस्टिस ओवरीज दोनों होते हैं। तो बेटा ये गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं ना, ये दो एग्जांपल्स हैं। यानी ऐसा है कि गोनाडोट्रोपिन्स एक कैटेगरी है, इस कैटेगरी में दो टाइप के हार्मोन आ सकते हैं। एक आता है अपना FSH और एक LH। ध्यान से नाम देखना, एक FSH और दूसरा LH। LH का दूसरा नाम होता है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बात आप अपने ना समझ लो कि जितना मैंने यहाँ लिख दिया वो तुम्हें याद होना चाहिए बिना किसी डाउट के। कोई डाउट ना हो कि आपको सारी की सारी चीज याद हो, समझा दे रहा हूं। FSH जो है वो टेस्टीज यानी मेल्स में भी काम करती है, ओवरीज यानी फीमेल्स में भी काम करता है। ये FSH टेस्टीज में स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का प्रोडक्शन, लिख देता हूं यहाँ पर, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, बेटा इसमें मदद करता है। कौन? अपना FSH। ओवरीज में FSH क्या काम करता है? फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। नहीं समझ आएगा, ये वर्ड आपको तब जाके समझ आएगा जब मैं कुछ हद तक थायराइड आपको समझाऊंगा। अभी के लिए रिलैक्स करो, सोच लो कि कोई वर्ड है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। क्या होता है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट? समझाऊंगा बाद में। लेकिन एक बात तो समझ आ जानी चाहिए कि FSH है तो FSH प्रोड्यूस करवाएगा ईस्ट्रोजन, यानी ओवरीज को स्टिमुलेट करता है ईस्ट्रोजन बनाने के लिए। तो आप बेटा अब यहाँ पे फोकस कर सकते हो। तो अपने पास गोनाडोट्रोफिन्स ने गोनाड से हार्मोन्स बनवाने थे,
तो हार्मोन्स आपके पास एस्ट्रोजन बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है? यस। तो यहाँ पे ओवरी से एस्ट्रोजन बनवाने में एफएसएच डायरेक्टली मदद करता है। एलएच और आईसीएसएच क्या ये टेस्टिस में काम करते हैं? यस, टेस्टिस से सिक्रीट करवाते हैं, हेल्प टू सिक्रीट द टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन। यानी एलएच टेस्टिस पे काम करता है और टेस्टिस सिक्रीट करेगा टेस्टोस्टेरोन। सेम एलएच ओवरीज पे काम करेगा और ओव्यूलेशन करवाएगा और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कराएगा। ये तीनों हार्मोन आपके आ गए। सबसे पहली बात यहाँ पे तुम पूछोगे सर ओव्यूलेशन क्या होता है? समझो, फीमेल बॉडी में इन अ मंथली साइकिल मेंस्ट्रुएशन होती है। यानी मेंस्ट्रुएशन एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक मंथली साइकिल है। तो बेटा जो मेंस्ट्रुएशन है उस साइकिल के एकदम मिड पे, कब? एकदम मिड पे। कैसा बोल रहा हूँ मैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 0 से लेकर 28 इतने 28 डेज लंबी होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब 14th डे आता है, ये 14th डे पर अब यहाँ पर कंडीशन क्या होती है? ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी। अब ओवम ओवरी से रिलीज हो रही है बाय प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, बाय प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओवम ओवरी से रिलीज हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। बात समझ पा रहे हो? ओव्यूलेशन के प्रोसेस से रिलीज हो रहा है। और ये ओव्यूलेशन कौन करवा रहा है? विद हेल्प ऑफ एलएच। बात क्लियर हुई? ये वाला कंसेप्ट अपना यहाँ लग रहा है। तो एलएच की मदद से ये वाला काम हो पा रहा है। डन, इतना क्लियर। नेक्स्ट है बेटा प्रोलैक्टिन। नाम से पता लग रहा है प्रोलैक्टिन, लैक्टिन, लैक्टोज, मिल्क। मिल्क फॉर्मेशन इन द मैमरी ग्लैंड्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। यहाँ पे लिख देता हूँ, मिल्क फॉर्मेशन इन द मैमरी ग्लैंड्स आफ्टर डिलीवरी, जिसको हम कहते हैं पार्चुरेशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के पार्चुरेशन यानी डिलीवरी के बाद अगर बॉडी में, अगर आप ये सोचो कि इन दी बॉडी आपके पास मिल्क बने, मदर की बॉडी में मिल्क बने मैमरी ग्लैंड्स में, तो प्रोलैक्टिन करवाते हैं। एमएसएच डार्कन्स द स्किन ऑफ एनिमल्स बाय सिक्रीटिंग मेलानिन पिगमेंट। बोला था ना, स्किन के अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं, स्किन के अंदर सेल्स होते हैं मेलानोसाइट। मेलानोसाइट मतलब मेलानिन बनाने वाला सेल। तो मेलानिन ज्यादा से ज्यादा बनेगा, स्किन का कलर और ज्यादा डार्क होते जाएगा। ऑक्सीटोसिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पिट्यूटरी में देखा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके ऑक्सीटोसिन स्टोर हो जाता है और जरूरत पड़ने पर रिलीज होता है। ठीक है, अब समझो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है। बेटा ऑक्सीटोसिन का सबसे मेन काम होता है बर्थ। क्या होता है? बर्थ। इसको कहते हैं बर्थ हार्मोन। क्या होता है बर्थ के दौरान? आप यहाँ पे जरा देखिए, इस तरीके से यूटरस है, इस तरीके से यूटरस है, और यहाँ पे बेटा इस तरीके से ये वेजाइना है। जो बेबी होता है ना, वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बेबी मदर की बॉडी से, प्लेसेंटा की मदद से जुड़ा हुआ है। अब कंडीशन क्या है कि बेबी को यहाँ से बाहर निकलना है, यानी वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकलना है, ये बर्थ का प्रोसेस होता है। तो कंडीशन मालूम क्या होती है कि बेबी को जब इस तरीके से ऊपर से नीचे आना, तो बेटा ये एरिया बहुत ही नैरो है। दिस एरिया इज वेरी नैरो, बहुत ही पतला एरिया। तो अब बेबी को ना पुश करना है बॉडी से बाहर। तो अगर बेबी को बॉडी से बाहर पुश करना है, तो ये जो यूटरस की ये मसल्स होती है, जिसके पास मैं 3 एरो लगा रहा हूँ, यूटरस की जो मसल्स होती हैं, ये मसल्स को बेटा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट, और भयंकर तरीके से करना पड़ेगा, यानी बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा फियर्स कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो बुद्ध जी, अगर ये वाली आपको कॉन्ट्रैक्शन चाहिए ना, तो इसके लिए आपको एक हार्मोन चाहिए, और हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ब्रेन से बनता है, ऑक्सीटोसिन ब्लड में रिलीज होता है, यूटरस के ऊपर जाके काम करता है और यूटरस की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, ताकि बॉडी से बेबी को बाहर पुश किया जा सके। इसीलिए इस चीज को हम लोग टर्म करते हैं बर्थ हार्मोन। ठीक है, स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूटरस ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पॉइंट 1 क्लियर। दूसरा, इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं।
अब यहाँ पे ये भी कंसेप्ट सीखो बेटा, मिल्क है तो मिल्क का सबसे पहले फॉर्मेशन करवाना पड़ेगा और दूसरा रिलीज फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, आपको मेमोरी ग्लैंड से मिल्क बाहर निकलवाना पड़ेगा। तो हम कहते हैं फॉर्मेशन कौन करता है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन करता है एंड रिलीज फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड यानी इजेक्शन फ्रॉम निपल्स, मेमोरी ग्लैंड के निपल से मिल्क बाहर निकले, ये कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। इसलिए इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। समटाइम्स प्रॉब्लम होती है कि मेमोरी ग्लैंड में मिल्क तो है लेकिन मिल्क बाहर नहीं आता है क्योंकि ऑक्सीटोसिन नहीं बॉडी में बन रहा होता। अगर आपने देखा ना बेटा, ये कॉमन प्रॉब्लम होती है इन द कैटल में मिल्क बन तो रहा है लेकिन मिल्क कम निकल रहा है, बहुत कम निकल रहा है, आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे केस में हमने देखा ना, कैटल को इंजेक्शन लगाते हैं, कैटल को, गाय भैंस को जो इंजेक्शन लगाया जाता है बेटा वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन से क्या होता है, कैटल मिल्क निकलवाना शुरू कर देती है। एग्जैक्टली, इतना क्लियर। तो अगर आपने ये वाली बात समझ आई तो आपको ये दोनों डन। नेक्स्ट है वसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में बेटा बात करवा दी गई है। इसकी डेफिशिएंसी से एक प्रॉब्लम होती है डायबिटीज इंसिपिडस, यानी वसोप्रेसिन कम है तो शरीर में पानी कम रुकेगा, वेस्ट ज़्यादा होगा, डायूरेसिस बढ़ जाएगा। इस हार्मोन का नाम है एंटी डायूरेटिक, यानी डायूरेसिस यानी सुसु करना, तो सुसु करने के अगेंस्ट है, एंटी है। तो कम सुसु करो, क्यों, क्योंकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लो शरीर में वापस। अब यू वांट टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर बैक इनटू द बॉडी, तो वो काम कौन करता है, वसोप्रेसिन। तो अगर बेटा वसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी हो गई तो प्रॉब्लम है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस है तो वापस बॉडी में पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी से ज़्यादा वेस्ट होएगा, तो मिक्चुरेशन की फ्रीक्वेंसी, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा यूरिन बनेगा, और ऐसी कंडीशन को बेटा हम लोग टर्म करते हैं पॉलीयूरिया। इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ अल्टीमेटली आपका पूरा का पूरा पिट्यूटरी कंप्लीट होता है। इस पिट्यूटरी के साथ बेटा एसोसिएटेड ये पूरा का पूरा रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन है। आप इस पूरे के पूरे रीजन को यहाँ तक पढ़ के आएंगे। इस पूरे रीजन की एनसीईआरटी की स्टडी आप करेंगे, बाकी चीज़ें हम लोग आगे मूव करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ तो मैं बढ़िया से सारे की सारी बात इन डिटेल समझ आई है। बाकी के लेक्चर्स में हम इस पूरे चैप्टर को आगे लेके चलेंगे और कंप्लीशन की तरफ बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा, स्टे ब्लेस्ड फॉर देयर।